गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं विशाल सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ। इसके पहले हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ सेल पढ़े थे और इंट्रोडक्शन ऑफ सेल में जितने भी पार्ट्स थे सेल के उसके बारे में थोड़ा बहुत जाने थे। अब उसके आगे हम लोग सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे। तो सेल वॉल की अगर हम बात करें तो और एक पादप किसी भी पादप कोशिका के चारों ओर एक निर्जीव दृढ़ खोल रहता है जिसे हम सेल कहते हैं। सेल का कार्य क्या है? मैकेनिकल सपोर्ट करना, यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करना किसी भी पौधे को। तो कोशिका का मुख्य कार्य क्या है? यांत्रिक सपोर्ट करना, एक आकार या स्वरूप प्रदान करना। और कोशिका भित्ति जो होती है 3 प्रकार की होती है। इसमें मिडिल लैमेला है, प्राइमरी सेल वॉल है, सेकेंडरी सेल वॉल है। अगर मिडिल लैमेला की बात करें तो यह पौधों या जीवों की दो समीपस्थ कोशिकाओं को एक साथ जोड़ने का या बांधने का कार्य करती हैं। यह मुख्य रूप से पेक्टिन यौगिक के बने होते हैं और इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट का मिश्रण पाया जाता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट का मिश्रण पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, मुख्यतः पौधों में पाया जाता है। प्राइमरी सेल वॉल की अगर हम बात करें तो प्राइमरी सेल वॉल क्या होती है कि मिडिल लैमेला के अंदर जो होगी, अभी फिगर से क्लियर हो जाएगा। मिडिल लैमेला के अंदर की तरफ जो सेल वॉल होती है उसे प्राइमरी सेल वॉल कहा जाता है और यह हेमीसेलुलोज और सेलुलोज का बना होता है। यही एग्जाम में पूछा जाता है कि प्राइमरी सेल वॉल किससे बनी होती है। प्लांट के केस में तो हेमीसेलुलोज और सेलुलोज से बनी होती है जो मिडिल लैमेला के जस्ट अंदर होती है। अब प्राइमरी सेल वॉल में पेक्टिन और प्रोटीन एवं लिपिड्स उपस्थित होता है। तो पेक्टिन भी पाया जाता है, साथ में प्रोटीन भी पाया जाता है, लिपिड भी पाया जाता है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें है कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होते हैं, आप प्लांट टिश्यू कल्चर में काफ़ी इसको पढ़े होंगे। तो प्राइमरी सेल वॉल उसमें सिर्फ पाई जाती है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल पाई जाती है। सेकेंडरी सेल वॉल की अगर हम बात करें तो कोशिका के आकार तथा आकृति पूर्ण हो जाने के बाद सबसे अंदर की तरफ बनने वाली जो भित्ति होती है उसे सेकेंडरी सेल वॉल कहते हैं। अब इस फिगर से इसके पहले भी जब पढ़ाया गया था इंट्रोडक्शन में तो वहाँ पे भी फिगर बनाया गया था और समझाने की कोशिश किया गया था कि प्राइमरी सेल वॉल क्या है, सेकेंडरी सेल वॉल और मिडिल लैमेला क्या है। देखिए, जो आउटर मोस्ट लेयर है या यहाँ से समझने की कोशिश करें, ये मध्य में जो रेड कलर से फिगर बना हुआ है यानी कि रेड लाइन जो है ये क्या है? आपकी मिडिल लैमेला है। ये रेड वाला पार्ट जो है ये मिडिल लैमेला है। अब ये कर क्या रहा है? एक ये सेल है और एक दूसरी सेल है, दोनों को आपस में जोड़ रहा है। यह एक सेल है और यह एक दूसरी सेल है, इन दोनों को आपस में जोड़ रहा है, इसको इससे आपस में जोड़ रहा है। तो जो मिडिल लैमेला के जस्ट बाद वाली लाइन है, आप देखेंगे जस्ट बाद वाली लाइन यहाँ पे उस पर लिखा गया है प्राइमरी सेल वॉल। उसके नीचे वाली जो लाइन है वो होगी सेकेंडरी सेल वॉल। तो मिडिल लैमेला यहाँ पे आप देखिएगा, एरो भले वहाँ बनाया गया है, आपका फोकस यहाँ पे होना चाहिए। तो मिडिल लैमेला जो है उसके जस्ट बाद वाली प्राइमरी सेल वॉल, उसके नीचे जो है वो सेकेंडरी सेल वॉल है। और सेकेंडरी सेल वॉल में आप लिखें कि कोशिका के आकार तथा आकृति पूर्ण हो जाने के बाद बनने वाली सबसे अंदर बनने वाली भित्ति को सेकेंडरी सेल वॉल कहते हैं। बिल्कुल स्पष्ट लिखें आप, सबसे अंदर जो भित्ति बन रही वो प्राइमरी सेल वॉल है। मिडिल लैमेला के सबसे अंदर जो बन रही वो सेकेंडरी सेल वॉल है। मिडिल लैमेला के जस्ट बाद जो बन रही है वो आपकी हो रही है प्राइमरी सेल वॉल। अब तीसरी लाइन इसमें क्या है? तीसरी लाइन जो है ये वो है प्लाज्मा लेमा है। मुख्यतः बुकों में मैंने प्लाज्मा लेमला लिख दिया था, लेकिन ज़्यादातर किताबों में मैंने देखा लेमा ही है, इसलिए आप प्लाज्मा लेमा लिखिएगा। तो प्लाज्मा लेमा है, यानी तीसरी जो लाइन है वो क्या है? प्लाज्मा लेमा है। प्लाज्मा लेमा क्या करेगी? जितने भी प्रोटोप्लाज्म है उसको एक तरह से कवर्ड करके रखती है, या आप कहीं प्रोटोप्लाज्म के बाहर जो झिल्ली या मेम्ब्रेन पाई जाती है उसको प्लाज्मा लेमा कहते हैं। एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है प्लाज्मोडेस्माटा। ये है प्लाज्मोडेस्माटा। ये जो लाइन ग्रीन कलर की बनाई गई है ये प्लाज्मोडेस्माटा है। ये क्या होता है? धागे नुमा एक
बहुत पतला छिद्र होता है। और इससे फ़ायदा क्या होता है कि कोई भी मॉलिक्यूल यानी यहाँ पे जो फूड मटेरियल है या कोई पार्टिकल्स है वो ट्रांसफ़र होकर के यहाँ पे जा सकता है। इसमें जो फूड मटेरियल है ट्रांसफ़र होकर के इसमें जा सकता है। किसके माध्यम से? प्लाज्मोडेस्माटा के माध्यम से इसका इसमें आ सकता है। तो एक तरह से सभी सेल्स एक दूसरे से अपने फूड मटेरियल्स को या किसी भी मॉलिक्यूल्स को एक्सचेंज या कुछ मॉलिक्यूल को एक्सचेंज करते हैं, वो किसके माध्यम से करते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा के माध्यम से करते हैं। एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अगर सेल वॉल की अगर हम बात करें तो सेल वॉल से प्लाज्मोडेस्माटा को बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और दूसरे नंबर में मिडिल लैमेला को बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि मिडिल लैमेला किसे कहते हैं। देखिए प्लाज्मोडेस्माटा वो बता दिया गया है कि एक धागे नुमा छिद्र पाया जाता है जिससे फूड मटेरियल ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट माइटोकॉन्ड्रिया शुरू कर दिया था, लेकिन इसको पढ़ने के पहले हम लोग पढ़ते हैं कि प्रोटोप्लाज्म क्या है। ठीक है, तब क्योंकि सेल वॉल हो गया, सेल में सेल वॉल हम लोग पढ़ चुके थे। सेकंड नंबर पे प्रोटोप्लाज्म आता है। तो प्रोटोप्लाज्म पढ़ने के बाद हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे। देखिए प्रोटोप्लाज्म है क्या? कोशिका भित्ति के अंदर कोशिका का संपूर्ण जीवित पदार्थ प्रोटोप्लाज्म होता है। तो जो वहाँ पे फिगर हम लोग बनाए थे सेल वॉल का, सेल वॉल के नीचे क्या थी? प्लाज्मा लेमा था। प्लाज्मा लेमा के अंदर क्या होगा? जितना भी मटेरियल है प्लाज्मा लेमा के अंदर, वो सभी मटेरियल को मिला करके क्या कहा जाएगा? प्रोटोप्लाज्म कहा जाएगा। कल के इसके पहले क्लास में जो फिगर हम था सेल का, तो वहाँ पे आप देखेंगे जैसे इसमें इसी फिगर समझने की कोशिश करते हैं। ये है हम एक सेल मान लीजिए। अब इस सेल में जो प्लाज्मा लेमा है, इस प्लाज्मा लेमा के अंदर क्या होगा? साइटोप्लाज्म होगा। उस साइटोप्लाज्म में क्या होगा? बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होंगे, यानी माइटोकॉन्ड्रिया होगा यहाँ पे, और उसके अलावा क्लोरोप्लास्ट होगा, राइबोसोम्स होंगे। तो ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स होंगे। तो उससे सभी सेल न्यूक्लियस को मिला करके, सारे सेल ऑर्गेनेल्स को मिला करके, मैट्रिक्स को मिला करके, इसमें छोटे छोटे कण पाए जाएंगे फैट बॉडीज़ के, उन सब को मिला करके कहा जाएगा, उन सभी को मिला करके प्रोटोप्लास्ट कहा जाएगा। तो प्रोटोप्लास्ट क्या है? पूरे संपूर्ण सामग्री को, यानी सेल वॉल के अंदर जितने भी संपूर्ण चीज़ें पाई जा रही हैं वो सभी क्या है? लेकिन जीवित संपूर्ण चीज़ें जो होंगी वो प्रोटोप्लास्ट कहलाएगी। अब देखिए कुछ साइंटिस्ट ने इसको अलग अलग अपना मत दिया है और अपने विचार दिए हैं। जैसे हेक्सले की अगर बात करें तो इन्होंने कहा जीव द्रव्य जीवन का आधार है, यानी फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ है। और डुजार्डिन ने इसी को कहा सारकोड। डुजार्डिन ने इसी को कहा सारकोड कहा है। जो है पुरकिंजे नामक साइंटिस्ट ने इसे प्रोटोप्लाज्म, यानी जो सारकोड कहा गया था उसे प्रोटोप्लाज्म शब्द का यूज जो है, संबोधन जो है पुरकिंजे ने किया था। वान मोल की अगर बात करें तो वान मोल एक साइंटिस्ट हैं और इन्होंने देखा था। तो हम लोग सेल के बारे में जितनी भी चीज़ें पढ़ेंगे तो उसमें कुछ ऐसा नया नहीं होगा कि जिसके बारे में आप लोग पहले कभी सुने ना हो या पढ़े ना हो। बस अंतर ये हो सकता है चीज़ें व्यवस्थित ना हो। तो कोशिश है कि हर एक चीज़ एक स्टेप बाय स्टेप वो व्यवस्थित तरीके से आपको मिले। और हमें नहीं लगता कि कोई इसमें ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आप पहले कभी न सुने हों या न पढ़े हों, या कोई ऐसा टेक्निकल चीज़ है जिसको बहुत डेप्थ में ले जा कर के समझाने की ज़रूरत है। तो अब आप बात करते हैं पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म हो गया। अब प्रोटोप्लाज्म में पाया क्या जाएगा? प्रोटोप्लाज्म में देखिए साइटोप्लाज्म होगा और साथ में क्या होगा? न्यूक्लियस होगा। तो प्रोटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होगा। अब हमको पढ़ना क्या है? साइटोप्लाज्म पढ़ना है। अब साइटोप्लाज्म की अगर हम बात करें तो साइटोप्लाज्म में क्या होगा? मैट्रिक्स होगा, सेल ऑर्गेनेल्स होंगे, इंक्लूजन्स होगा, और साथ में क्या होगा? माइक्रोबॉडीज़ होंगे कुछ। अब देखिए साइटोप्लाज्म किसे कहेंगे? साइटोप्लाज्म किसे कहेंगे? साइटोप्लाज्म जो होगा प्रोटोप्लाज्म का वह भाग होगा। देखिए प्रोटोप्लाज्म का ही भाग है, क्योंकि यहाँ पर हमने पढ़ा है कि प्रोटोप्लाज्म जो है वो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस से मिलकर के बना है। तो ये है किसका भाग? प्रोटोप्लाज्म का। अब देखिए अंतर क्या है? साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म का वह भाग है जो सेल वॉल और न्यूक्लियस के बीच में होता है। अब देखिए यहाँ फिगर देखते हैं, फिगर से समझते हैं थोड़ा सा। फिगर वो फिगर ज़्यादा अच्छा है, लेकिन फिर भी यहाँ समझते हैं। देखिए ये आपकी हो गई हमारी सेल वॉल, आपने पढ़ा है, एक प्राइमरी है सेकेंडरी है, इसके प्लाज्मा लेमा है। तो प्लाज्मा लेमा से लेकर के न्यूक्लियस तक जो कुछ है वो सब कुछ क्या है? साइटोप्लाज्म है। तो क्या क्या है इसमें? इसमें क्या क्या है? आपका मैट्रिक्स है, यानी कि फ्लूइड है सब इसमें। उसके अलावा उस फ्लूइड में क्या है? बहुत सारे पार्टिकल्स पाए जाते हैं। कैसे पार्टिकल्स? जिसे माइक्रोबॉडी कहा जाता है।
ठीक है, ये जब फैट का, स्टार्च का इस तरह से पार्ट के। इसके अलावा इसमें पाया जाता है बहुत सारे ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा, ठीक है। तो ये सारे ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। तो ये सभी किस में आएंगे, आपके साइटोप्लाज्म के अंतर्गत आएंगे। तब इसी साइटोप्लाज्म में अब हमको अलग से पढ़ना है मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स से सब जब सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ेंगे तो मैट्रिक्स शब्द आ जाएगा। तो इसलिए हमने डायरेक्ट शुरू कर दिया सेल ऑर्गेनेल्स से, और सेल ऑर्गेनेल्स में सबसे पहला हमने लिया है माइटोकॉन्ड्रिया को। तो अब हम लोग पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया है क्या। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो जो सेकेंड लार्जेस्ट सेल है, और ये मोस्ट पॉपुलर अगर जानी जाती है तो पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से बहुत पॉपुलर है। अब इसकी हिस्ट्री थोड़ा सा ध्यान देंगे कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, तो और स्टेप बाय नंबर वाइज सारे पॉइंट्स लिखे गए हैं। आप अपना नोट्स बनाते भाई आप एकदम इसी तरह से सीक्वेंस से लिख डालिएगा सारी चीज़ें और पढ़ डालिएगा। देखिए, कॉलिकन ने शुरुआत कहाँ से होती है कि कॉलिकन नामक साइंटिस्ट है, 1880 में सबसे पहले कीटों की पेशियों में देखा था माइटोकॉन्ड्रिया को, और उसके बाद अल्टमान ने सर्वप्रथम इसकी खोज की और इसे बायोप्लास्ट नाम दिया था। सी बेंडा ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया शब्द यूज किया था। तो ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया शब्द इस्तेमाल किसने किया है, तो सी बेंडा ने किया है। माइटोकॉन्ड्रिया को अन्य नामों से जाना जाता है, बायोप्लास्ट कहा जाता है, प्लास्टिडोप्लास्ट कहा जाता है, कॉन्ड्रियोसोम कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, और भी नाम से मुझे अभी दिमाग में नहीं आ रहा है, अन्य नामों से भी जाना जाता है। अब देखिए, ये फिगर है, माइटोकॉन्ड्रिया फिगर है। माइटोकॉन्ड्रिया फिगर के अगर कि पहले जब फ्लो चार्ट बनवाया गया था तो वहाँ पे जो ऑर्गेनेल्स होते कार्स के होते हैं, एक मेम्ब्रेन लेस होते हैं, एक मेम्ब्रेन वाले होते हैं। फिर उसको दो भागों में क्लासिफाइड किया गया था, सिंगल मेम्ब्रेन और डबल मेम्ब्रेन। डबल मेम्ब्रेन में आपने दो लिखा था, एक माइटोकॉन्ड्रिया लिखा था, एक प्लास्टिड लिखा था। तो ये क्या है, डबल मेम्ब्रेन है और सेकेंड लार्जेस्ट है, और प्लास्टिड जो होता है आपका फर्स्ट लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स होता है। तो इसमें देखिए, डबल मेम्ब्रेन है, जो बाहर की तरफ होगी मेम्ब्रेन उसको आउटर मेम्ब्रेन कहा जाएगा, एक है आउटर मेम्ब्रेन कहा जाएगा। उसके अंदर जो होगी उसको इनर मेम्ब्रेन कहा जाता है। तो जो इनर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन जो है यही अंदर की तरफ धंस करके क्रिस्टी लाइक यानी उंगली फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, जिसे हम क्रिस्टी कहते हैं। यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ क्रिस्टी जिसे कहा जाता है। अब इसमें और क्या होता है, राइबोसोम पाया जाता है, जो वो राइबोसोम कैसा होगा, 70S वाला होगा, जो प्रोकैरियोट में पाया जाता है। इसके अलावा इसमें माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए पाया जाता है। और आप लोग जेनेटिक्स में पढ़े होंगे, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए सेल का। तो सेल में जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है यही मैटरनल इनहेरिटेंस कराता है या साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कराने का कार्य करता है। और इसी के कारण से इसमें सेल्फ रेप्लिकेशंस यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया सेल डिवीजन करके एक नई माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि एक माइटोकॉन्ड्रिया से नए माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण होता है या ओरिजिन्स होती है। प्री एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया से न्यू माइटोकॉन्ड्रिया बनेगा। इसमें मैट्रिक्स होता है, और मैट्रिक्स में क्या होगा, बहुत सारे फ्लूइड्स भरे रहते हैं, और वो फ्लूइड्स में क्या क्या होता है, एंजाइम्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, या वो एंजाइम्स जो जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या करते हैं, क्रेब्स साइकिल जो चलने में हेल्प करते हैं, क्रेब्स साइकिल को चलाने में हेल्प करते हैं। तो सभी जो एंजाइम्स पाए जाते हैं वो क्रेब्स साइकिल को चलाने में हेल्प करते हैं। तो सारी चीज़ें पॉइंट वाइज है, हम लोग अभी देखते हैं आगे। देखिए, यहाँ पर लिखा गया कि यह मैटरनल इनहेरिटेंस के लिए का एक अच्छा उदाहरण है। मैटरनल इनहेरिटेंस का क्यों होता है, क्योंकि इसमें डीएनए पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए पाया जाता है। और कैसा डीएनए होता है, सर्कुलर टाइप का होता है, सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, याद रखिएगा। अब साइज़ की अगर हम बात करें तो साइज़ जो होती है इसकी वो 3 माइक्रोन से लेकर के 5 माइक्रोन होती है, और चौड़ाई की अगर बात करें 0.5 से लेकर के 2 माइक्रोन होता है। लाइफ ड्यूरेशन की बात करें तो 5 से 10 दिन होता है। शेप की बात करें सिलेंड्रिकल बेसिस होती है। नंबर की बात करें तो ऑन एवरेज 200 से 800 माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल्स में पाया जाता है। लेकिन कुछ केसेस में है जिसमें बहुत ज़्यादा, और कुछ के ऐसे केसेस हैं जिसमें बहुत कम भी पाया जाता है। जैसे आपका है शोज की अगर बात करें तो प्रोटोजोआ है, जिसमें लगभग 5 लाख तक माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ट्राइफोसोमा की अगर बात करें तो उसमें एक ही माइटोकॉन्ड्रिया होता है। फ्यूस्का की बात करें तो उसमें भी एक ही माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है।
जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो डबल मेम्ब्रेन होता है। उसमें एक आउटर मेम्ब्रेन होगा और एक इनर मेम्ब्रेन होगा। फिगर में समझाया ही गया है। जो आउटर मेम्ब्रेन होगा 16 एंगस्ट्रॉम थिक होगा, 16 एंगस्ट्रॉम थिक होगा और वो प्रोटीन से बना होगा और चिकना होगा। तो जो आउटर मेम्ब्रेन होगा वो 16 एंगस्ट्रॉम का होगा, ये आउटर मेम्ब्रेन है। और ये क्या होगी, 16 एंगस्ट्रॉम का है और साथ में प्रोटीन का बना है। जो प्रोटीन है उसका नाम क्या है, पोरिन नाम है। प्रोटीन जो है उसका नाम पोरिन है और स्मूथ होता है। इनर मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो इनफोल्ड होती है। इनफोल्ड मतलब फिंगर लाइक, यानी कि वो अंदर की तरफ धंस जाती है और जिससे क्रिस्टी का निर्माण होता है। तो ये इनफोल्ड होती है और जिससे क्रिस्टी का निर्माण होता है। इनफोल्ड मीन्स अंदर की तरफ धसी हुई रहती है। अंतःवलन है एकदम लैंग्वेज में मैंने लिखा है उसका ये कि अंदर की तरफ क्रिस्टी जैसा अंदर की तरफ धंस जाती है, जैसे फिंगर लाइक जैसी संरचना बनती है, जिसे क्रिस्टी कहा जाता है। दोनों जो मेम्ब्रेन होते हैं उनके मध्य में स्पेस पाया जाता है। दोनों मेम्ब्रेन के मध्य में देखिए, दोनों मेम्ब्रेन के मध्य में स्पेस पाया जाता है जिसे पेरिकॉन्ड्रियल स्पेस भी कहा जाता है। ये देखिए दोनों के मध्य में जो स्पेस है वो क्या कहलाएगा, पेरिकॉन्ड्रियल स्पेस कहलाता है। अगला पॉइंट है होती है उस टेनिस के रैकेट के आकार का एक सूक्ष्म कण पाया जाता है, जिसे F1 पार्टिकल्स कहा जाता है। और F1 पार्टिकल करता क्या है, ETC का कार्य करता है। देखिए F1 पार्टिकल कर क्या रहा है, ETS पाया जाता है सिस्टम, यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पाया जाता है। और F1 करेगा क्या, ATP का बना है, ATP का निर्माण करता है। कैसे करता है ATP का निर्माण, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, ATP सिंथेटेज एंजाइम पाए जाते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ATP सिंथेटेज एंजाइम पाए जाते हैं और जो ATP का निर्माण करते हैं। कहाँ पे, F1 पार्टिकल्स पे। देखिए ये इसकी सहायता से ATP का निर्माण करता है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है जो वहाँ से ट्रांसफ़र होकर के माइटोकॉन्ड्रिया के अन्य भागों में पहुँचता है। तो इसको पूरे को कहा क्या जाता है, ऑक्सीसोम कहा जाता है। ये ऑक्सीसोम है, यानी ये ऑक्सीसोम के पार्ट हैं F0 और F1, तो ये इसको कहा जाता है ऑक्सीसोम, ऑक्सीसोम कहा जाता है। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में क्या होता है, क्रेब्स साइकिल चलती है। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल चलती है, क्योंकि इस चक्र के सभी आवश्यक एंजाइम जो है माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में उपस्थित होते हैं, मैट्रिक्स में उपस्थित होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, DNA जो होता है सर्कुलर टाइप का होता है, सेल्फ रेप्लिकेशन होता है, मीन्स वो अपनी कॉपी खुद बना लेता है। माइटोकॉन्ड्रिया सेल डिवीजन भी कर सकती है अपनी, तो यानी कि एक माइटोकॉन्ड्रिया से दूसरे नए माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण हो जाता है। 70S राइबोसोम होता है जो प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करता है। माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स कहा जाता है। सेमी ऑटोनॉमस क्यों कहा जाता है, क्योंकि सारा कार्य खुद करती है लेकिन कुछ कामों के लिए वो सेल्फ पे डिपेंड होती है, इसलिए इसको सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स कहा जाता है। तो जो 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 सारा काम खुद करे, किसी के ऊपर डिपेंड ना हो, उसको ऑटोनॉमस कहा जाता है। जैसे हम लोग हैं या आप लोग हैं, सारा काम अपने से करते हैं, लेकिन पढ़ाई के लिए या ज़रूरी खर्चों के लिए आप पेरेंट्स पे डिपेंड होते हैं, तो इसलिए आप सेमी ऑटोनॉमस हैं। और जिस दिन आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाएंगे तो तब ऑटोनॉमस कहलाएंगे। तो इसकी मीनिंग समझने के लिए एक एग्जांपल था ये। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है सेल विद इन सेल ऑर्गेनेल्स। सेल विद इन सेल ऑर्गेनेल्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये एक सेल के अंदर पाया जाता है, लेकिन सेल की सारी क्वालिटीज़ के अंदर, जैसे सेल डिवाइड होकर के दो नई सेल बनाती है और सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में DNA होता है, तो उसी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया भी डिवाइड होकर के नई माइटोकॉन्ड्रिया बना लेती है और उसके अंदर भी DNA है। तो इसलिए यह सेल के अंदर एक ऐसा ऑर्गेनेल्स है जो सेल की तरह व्यवहार करता है, इसलिए इसको सेल विद इन सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। हर एक माइटोकॉन्ड्रिया की वर्जिन जो होती है, देखिए उसी की बात कर रहा था, हर एक माइटोकॉन्ड्रिया की वर्जिन पूर्व स्थिति यानी प्री एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया से होती है। कैसे, सेल डिवीजन की तरह इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में भी डिवीजन्स होता है। केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो 60 से 70% प्रोटीन होता है, 25 से 30% लिपिड होता है, 1% DNA और 1 से कम % RNA का होता है। कार्य की अगर हम बात करें तो जो कार्य है
ये मुख्य कार्य क्या है, एटीपी का संश्लेषण करता है, इसलिए क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। पावर हाउस ऑफ सेल करता क्या है, जैविक क्रिया, जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है, वाइटल एक्टिविटीज़ हम लोग जो पढ़ रहे थे पहले दिन इंट्रोडक्शन में क्राफ्यूजियोलॉजी की, तो वहाँ पे जितनी भी जैविक क्रिया है या वाइटल एक्टिविटीज़ है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है, तो उसके लिए एनर्जी कहाँ से मिलता है, वो पावर हाउस प्रदान करता है। इसके अलावा फैट का ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि ऑक्सीजन फैट के मालिक्यूल्स को ऑक्सीडाइज करता है, यानी कि ऑक्सीजन मालिक्यूल को रिमूव करता है या तोड़ने का कार्य करता है। माइटोकांड्रिया के भीतर स्टेरॉइड्स का संश्लेषण होता है, तो बहुत सारे ऐसे केमिकल्स का या एंजाइम्स का, हार्मोन्स का संश्लेषण माइटोकांड्रिया के अंतर्गत होता है। इसके बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके थे। इसके अलावा कहीं से भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को ज़रूर पूछिए, फीडबैक को अवश्य दीजिए कि अच्छा लगा या ख़राब लगा, उसमें सुधार किया जाएगा और आपके लिए बेहतर करने की कोशिश की जाएगी। तो ये है, इस फिगर को आप बना लीजिएगा, या इससे भी बेहतर फिगर बुक्स में है, वहाँ से भी बना सकते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।